फील्ड डेवलप करेगी। और अगर आप यहाँ देखें तो एक टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरी आपकी कौन सी आ रही है, टाइम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों फील्ड के जनरेशन से, ये आपसे लास्ट राउंड में मैंने बात की थी, कैपेसिटिव प्रॉपर्टीज और इंडक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, यानी परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, उनकी वजह से कहीं ना कहीं मीडियम में एनर्जी होगी, और ये एनर्जी जब आगे की तरफ जाएगी तो इसी एनर्जी को आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फिर यहाँ पर यहीं से सवाल आता है, बिल्कुल मैंने कहा प्लेन थ्योरेटिकल चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, उसी से रेलिवेंट हम बात कर रहे हैं। क्या ये आपसे कहता है, मैक्सवेल शोड दैट अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करती है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और आगे जाओगे, सिमिलरली अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जो मैं साइड में दिखा रहा था, लास्ट टर्म इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। अगर पिछला टर्न हम छोड़ दें जिस पर नेटवर्क की दिक्कत थी, तो उसके पहले हम ये सारी थ्योरी समझा चुके हैं इलेक्ट्रिक। और अब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपकी दोनों फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो ये क्या काम करती हो जाएंगी, ये आपकी कैसी होंगी, गिव राइज टू द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एनर्जी प्रोपेगेट करेगी, नंबर वन। दूसरी बात जो आपसे कहा है, वेरिएशन होंगे, ये कैसे होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सवाल आता है वेव का डायरेक्शन कहाँ होगा प्रोपेगेशन का, तो वेव का डायरेक्शन भी आपको मालूम है, वेव का डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी कायदे से कहा जाए तो एक एक्स एक्सिस होगी, दूसरी आपकी जेड एक्सिस होगी, और प्रोपेगेशन आपका कहाँ होगा, ऑन द एक्स एक्सिस। ये हमें अच्छी तरह से मालूम है। बढ़िया, कुछ प्रॉपर्टीज हम बात कर लेते हैं। आपसे कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस ऑफ टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। और एक एक प्रॉपर्टी पढ़ते जा रहा हूँ, एक बार पढ़ने आ जाएगी, आपको सुनना ज्यादा ध्यान से है। टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साइनोसॉइडल ऑसिलेशन से बनी है। साइनोसॉइडल ऑसिलेशन आप वर्ड देखेंगे तो हमने डिस्कस किया हुआ है इन 11th ऑल्सो। जब आप जाते हैं आपकी वेव इक्वेशन या आपके एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। जब आप y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी लेते हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा और साइन ओमेगा टी। और साइन थीटा का ग्राफ हर आदमी मालूम है, 0 पे 0, 90 डिग्री यानी कि π/2 पे आपका मैक्सिमम 1, 180 यानी कि पाई पर 0, आफ्टर पाई -1/2 -√3/2, देन एट 270 डिग्री और शायद 3π/2 है ना, -1, एंड फाइनली एट द वैल्यू ऑफ 2π इट विल बी 0 अगेन। और ध्यान देखें, यही साइन थीटा का ग्राफ है, यही आपके एसएचएम का ग्राफ है। रीजन बिल्कुल साफ है मैथमेटिकली, because we have derived last year that y is equals to a sin omega t, that is known to us। अब एक सवाल आता है, अब ये जो आपकी इस ढंग से आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी है, इसीलिए आपसे क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काय से बनी होगी, ये बनी होती है साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो देख लें ध्यान से, ये साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस हैं। कोई एक आप इलेक्ट्रिक फील्ड के मान लें, कोई दूसरे मैंने कहा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसके मान में चलेंगे, तो वो आप मान लें मैग्नेटिक फील्ड के। क्या है, समझ में आ रहा है, और बिल्कुल साफ दिखता रहा है, इसलिए मैं यहाँ लाइन भी खींच देता हूँ अक्सर, कि आपको नजर आए ये जेड एक्सिस पर है और ये आपका कहाँ है, ये आपका वाई एक्सिस पे। अगली प्रॉपर्टी बताता है, और केवल मेरी प्रॉपर्टी ध्यान सुनता है ना, पर एक सेकंड उनको पढ़ देंगे। ये कहता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू बोथ। जो आपका प्रोपेगेशन है वो कहाँ जाएगा, वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर जाएगा, यानी कि तीसरी एक्स जो हमारे पास बच रही है एक्स। अब अगली चीज को छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और बताता जाता हूँ यहीं पर फुर्ती से, ताकि आप दिखती जाए। क्या इतना समझ में आ गया, पहली चीज किससे बनी होती है। फर्दर दूसरी प्रॉपर्टी आपसे बताई जाती है, जो आपसे कहा जाएगा दीज वेव्स ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो मुझे लगता है ये सबको मालूम होना चाहिए, ट्रेवल कहाँ करेंगी, स्ट्रेट लाइन में। फिर आपसे कहा जाएगा स्पीड इज वेरी हाई। तो स्पीड अगर आप हाई कह रहे हैं तो ये भी आपको मालूम है, हाई स्पीड कितनी होती है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन फ्री स्पेस। तो यहाँ मैं एयर लिख देता हूँ सुविधा के लिए। क्या है, मेरी बात क्लियर है, ये सभी को मालूम है, हाँ है ना। जब ये आप पढ़ लेते हैं अलोंग स्ट्रेट लाइन जाती है, हैवी स्पीड इनकी है, और मैंने कहा कहाँ चल रही है, 3 × 10⁸ से। फिर एक दूसरा सवाल आता है,
चूंकि आप लास्ट टर्म्स पे जाएंगे तो मैंने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन ही होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, जिनको मैंने कहा था इंडक्टिव प्रॉपर्टी एंड कैपेसिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम एज वेल एज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ध्यान देखें, स्पीड ऑफ द ईएम वेव इन फ्री स्पेस, अगर हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूले से दी जाती है, और ये फॉर्मूला है आपका C इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। मेरा ख्याल है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से आप परिचित हैं। इवन हो सकता है बहुत सारे लोगों को इनकी वैल्यूज भी याद आ जाए। म्यू नॉट की वैल्यू हुआ करती थी 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और आपके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हुआ करती थी 8.854 इंटू 10⁻12। और इसीलिए भैया जो मैंने कहा टेस्ट आपके इसलिए रखे गए हैं, जो आप टेस्ट दे नहीं रहे, जैसे आज तक टेस्ट नहीं दे रहे बहुत दिनों से, क्या बात है? सर मैं गांव चली गई थी, उसके बाद से आपने टेस्ट लिया था। कब से गांव चली गई है? 6 को लिया था ना आपने फर्स्ट एक टेस्ट। 6 से 21 तक 15 दिन। 21 कहाँ था? कल वाला तो दिया था मैंने। तो कल ही तो आइए देने, वो भी तब आया जब मैंने कहा कि अब की बार जिनने नहीं दिया उन्हें निकाल बाहर करूंगा। हाँ, मैंने कहा कि फालतू में ना आदमी आ रहा, ना फीस आ रही, ना रिजल्ट, ना टेस्ट, वैसे ही फर्जी गाड़े में लोग जुड़े हुए, ना हटाओ, सब खाली करो, उतने रखो जितने अपने पढ़ाने मजा आ रहा है। टेस्ट बेटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पीछे एक सिंपल रीजन बता देते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मैं 1 मिनट में आपको स्टॉप करके एक चीज़ बताऊं, तमाम सारे लोग जुड़े, मैं फिर से एक चीज़ बता दूं। आप ये ध्यान से देखें, आप जो है इस समय कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तीसरा चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। और मैंने लास्ट टर्म में कहा था पूरी रिस्क लेके मैंने दोबारा इसलिए रिपीट किया है ताकि कोई भी जैसा व्यक्ति जो मई जून के दौर में जिसको ये शिकायत रही हो कि नेटवर्क प्रॉब्लम या अदर प्रॉब्लम या पापा फ़ोन ले गए, ऐसी सब दिक्कतें बेटा उनका इलाज हो जाए। नहीं रहती थी, तमाम सारी दिक्कतें हमें भी थी, आपको भी थी, हमें मालूम है। अब नेटवर्क का इशू आप देखेंगे, इतने दिनों में पहली बार नेटवर्क का इशू मेरी तरफ से मिला होगा, तकरीबन 3-4 महीने में 100 दिन में से 1 दिन तो वो होता है। 1% एरर तो हर जगह रहती है। और दूसरी चीज़ आप देखेंगे, कंटिन्यूस आपके प्रीवियस पेपर से हम बता दें लेते जा रहे हैं, आपके आप यहाँ देखें 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके मेरी तरफ से। एक मज़ेदार बात है, अब आप जो है कभी इनमें डाउट पूछने आओगे तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं आपसे कहूँगा टाइम नहीं है बेटा आज मेरे पास, क्या है, तब आपको बुरा लगेगा एट दैट टाइम। बोले सर डाउट नहीं बता रहे, और सर डाउट कहाँ बताएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सर उस समय लगे होंगे कहीं EMI और AC की चर्चा करने में या किसी और काम में, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए मैंने कहा अगला टेस्ट जो है आपको यहाँ पे मैं 2 मिनट रोक के आपको लोगों को जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट के अबाउट बता दूँ, है ना। और ऐसे बहुत सारे नाम है बेटा जिन्होंने बता दें टेस्ट दिए नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा होगा टेस्ट मतलब मनोरंजन है। टेस्ट मनोरंजन नहीं है, टेस्ट के 2 काम है। टेस्ट में आपने ध्यान दिया हो कंप्लीट पेपर में आप सॉल्व कराता हूँ, जैसे आज मैंने नहीं कराया, मैंने कहा पहले मैं अपना चैप्टर समेट लूँ क्योंकि लास्ट टर्न अपना हो गया था। मैंने आपसे भी कहा है टेस्ट पेपर रखिए, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन बनाते जाइए एक रजिस्टर में, आपका 70 to 80% पेपर आपका उससे रिपीट हो जाएगा। क्या होता है बेटा, हर साल ऐसी सलाह देते हैं। और फिर मैं दोहराऊँ एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, किसी भी बैच में से अच्छे मार्क लाने वाले, और वो आप भी पिछले 12 साल से पढ़ रहे हो, आप पहली बार नहीं कहीं पढ़ रहे कि आपको बात मालूम नहीं हो, उतने ही होते हैं गिने चुने। और वो गिने चुने कोई अलग से नहीं बनाए जाते, वो सेल्फ मेड होते हैं। मैंने कहा था अपने आप बनते हैं, कोई टीचर नहीं बनाता। टीचर अगर कहते भैया इनके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो मैंने इनको पढ़ाया, तो जो फेल हो रहा है उसको ही तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी मैं क्यों नहीं लेता। हर टीचर अपने बोर्ड पे जब तस्वीर छापता है तो 100 और 99 वाली क्यों छापता है? क्या उस बैच में से किसी के 0 नहीं आए होते? उसकी क्यों नहीं छापता? बोले इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, कोई नहीं लेता। इसलिए मैंने आपसे कहा था ना, ज़िंदगी में हारे हुए, डरे हुए, है ना, जिन्हें अपन कहते हैं दबे कुचले लोग, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता। लिटरली मैं भी नहीं लेता, मैं तो स्पष्ट रखता हूँ। इसलिए इनका टेस्ट आप भैया दें। और जैसे अगला टेस्ट है, अगले टेस्ट का मैं बताता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट है, सारे लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं इनमें से बताऊँ जैसे स्पष्टता नाम लूँ मैं, जैसे इनमें से जो अमन शर्मा तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो बेटा, और एक अमीशा भदौरिया, अमीशा की भी यही स्थिति है बेटा, टेस्ट आपने एक आध दे दिए जबरदस्त में, बाकी हमने कहा कुछ होना जाना नहीं है, तो देखें पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल डिसाइड करके मुझे सारे लोग बताएं। नम्रता शर्मा 3 टेस्ट लगातार आप एब्सेंट है ना। और कौन है? रितेश तोमर। सारे लोग बेटा हम बता दें, इन सब पे खतरे घंटी है। एक आध 2 दिन में क्या है तो मैं फीस का रिकॉर्ड तैयार कर रहा हूँ और वो देख रहा हूँ कौन का क्या है, ये कॉपी चेक होते हैं पूरा है। आजकल में चेक हो जाएंगे, सॉल्यूशन मैंने बना के दे दिया है।
इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ मैं आपको या तो आज रात में या कल भेज दूंगा, पूरा कंप्लीट हो, कोई चिंता नहीं, ठीक है ना। कल वाले का हाँ, जो कल वाला टेस्ट हुआ सॉल्यूशन मैंने बना दिया है, मैं हैंड रिटन बनाया था, तो वो उसको देख लेते हैं, टाइप करके एक आध दो में कैलकुलेशन छोड़ दी थी मैंने करने की, कैलकुलेट कर देना, इसके फॉर्मूले दिया हाफ सी वी स्क्वायर में, ये निकाल के रख देना तो देख लें। ऐसा नहीं बेटा कि हम आपको निकाल बाहर करें फिर आपके गार्जियन मुझे क्यों निकाल दिया, तो बताएं भैया इन्हीं से पूछो क्यों निकाला, अपने आप बताएंगे, इनसे ही तो पूछो, आखिरकार कारण तो होगा, बिना कारण भगा नहीं दिया होगा, सही है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टेस्ट का सिलेबस बता देता हूँ, जरा रजिस्टर चेक करना है किसी पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का रजिस्टर, जरा दिखाने का टॉपिक पढ़ते आना शुरुआत से। पहला टॉपिक तो खैर करंट की डेफिनेशन ही होगी, है ना, तो चलो वो तो लिख ही देता हूँ, करंट डेफिनेशन और चार्ज कैरियर हो गया ना, ये तो मामूली बातें होंगी। डेफिनेशन होगी, एक आपके चार्ज कैरियर दिए होंगे, इसमें से क्या पूछना है, एक आध नंबर को मोटी बन जाएगा, करंट ड्यू टू सर्कुलर बढ़िया। करंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन, ये आपका पहला है, बिल्कुल इसको आप कर लें, इस टॉपिक को आप पढ़ लें, करंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन। तीसरा बताएं, ड्रिफ्ट स्पीड है, बढ़िया, ड्रिफ्ट स्पीड पे आ जाए। ड्रिफ्ट स्पीड में जो है आपके एक ड्रिफ्ट स्पीड में दो तीन डेरिवेशन होंगे, एक तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है ये खुद होगा, रिलेशन में आपका करंट होगा, है ना, और विद करंट है। इसके बाद एक सबसे मजेदार बात है ड्रिफ्ट स्पीड का डेरिवेशन, और इससे आपने रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ निकाला होगा। यस सर। सही कह रहा हूँ क्या, बढ़िया। चौथा टॉपिक में मुझे लग रहा है इस बार ओम्स लॉ ही होगा, हाँ, है ना, डेरिवेशन ऑफ ओमिक नॉन ओमिक सर्किट तो ओम्स लॉ के पार्ट हो गए, तो ओम्स लॉ जिनमें वैलिड है इनवैलिड है उसी में आ जाता है, एक नंबर में आपसे पूछ लेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस। इसके बाद बढ़िया, इसके बाद रेजिस्टेंस भी हम ले लेते हैं, रेजिस्टेंस इसी में आ जाएगा। रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस में आपसे मेन तो हम बताए जाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, और फैक्टर्स अफेक्टिंग में इसी में आप कहेंगे टेम्परेचर का अलग से डिटेल में दिया है, वो फैक्टर्स अफेक्टिंग में कवर अप हो गया क्योंकि हमने जो डिटेल में दिया है। फिर इस बात मुझे लग रहा है इसमें आपका एक रेजिस्टिविटी दी होगी, है ना, यस सर। ठीक है, रेजिस्टिविटी चले आए। और इस बात क्या है फिर 6 नंबर पे आपके लिए हाँ फैक्टर हो तो वही होगा, ठीक है, दो फैक्टर कुछ कर नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ ओके, सेल्स दिए होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो ठीक है 10th का है। सेल्स दिए होंगे तो चलो बढ़िया, अपन एक काम करते हैं यहाँ पे सेल्स तक ले लेते हैं। सेल्स में आपका दिया होगा दो बातें दी होंगी, एक आपको दिया होगा सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ईएमएफ हो गया, ईएमएफ तो बेसिक डेफिनेशन में आ जाएगा। और मेन एक बात दी होगी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, है ना, और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स आपने मेन तो दो है, तीन पढ़ी होंगी, वही एक आपकी सीरीज और एक पैरेलल। तो एक काम करते हैं यहीं तक रोक देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक आप टेस्ट दें, ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे। सिलेबस मैंने कहा आप देख लें ध्यान से। अगला टेस्ट आपका ये रहा, करंट की डेफिनेशन से आप चालू करेंगे, ठीक है। करंट की डेफिनेशन बाद आप ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस और सेल्स, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स तक आप चले जाएंगे। सिलेबस इसलिए तोड़ रहा हूँ तो फिर मैं बताऊँ, मेरा टारगेट बिल्कुल साफ है, जो मैं साफ बोल देता हूँ मुंह पे। इन टेस्टों से मुझे ये नहीं पता करना आप कितने विद्वान हैं, मुझे विद्वान आपकी विद्वानता का सर्टिफिकेट थोड़ी देना है। मेरा टारगेट सीधा सा है, इन टेस्ट के मीडियम से कम आधा चैप्टर आपको तैयार हो जाए। मैं वो टेस्ट नहीं ले रहा, मैं आपसे कहता हूँ पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर का टेस्ट है, शुरू के 5 का है, नहीं, ओनली 50% ऑफ द चैप्टर, ताकि आराम से आप 7 दिन में बाई पार्ट टाइम निकाल के पढ़ लें। और मैंने कहा कहीं भी जो भी आपके डाउट्स हैं बेटा उनको यही क्लियर कर लें। मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूँ हर आदमी को, जितने भी आपको डाउट्स हैं यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको ना तो इनके डाउट पूछने का टाइम मिलेगा और ना हमें बताने का मिलेगा। और इसलिए क्या हो जाएगा, जब आप हमने कहा मार्च एंड में अप्रैल एंड में कहीं घूमेंगे, बोले सर वो कैपेसिटर में 2 डाउट हैं, तो कौन उनको देखेगा। अप्रैल ही बात करो, मैं अपनी अवस्था में होऊंगा, मैं इसमें होऊंगा, भैया जो नए बच्चे आ रहे हैं 11th से 12th में आए उनको देखा जाए, तुम्हें कौन देखेगा। सही है ना, गलत तो नहीं बोल रहे, जो हकीकत है वो सबकी है, कोई हमारी थोड़ी है, हम तो स्पष्ट करते हैं ना।
जब एंड होने लगेगा मार्च में तो मेरा फोकस तुम पे थोड़ी होगा, तुम तो गए, तुमसे हमें जो मिलना था मिल चुका, तो हम उस पर फोकस करेंगे। कि 11 से 12 में नया आ रहा है उस पर फोकस करूंगा, तुम लटक जाओगे। तो इसलिए मैंने कहा क्या है, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप बड़े आराम से, इसका आप एक काम करें, इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है, इसका मेरा मानना है थ्योरेटिकल पार्ट आप 1-2 दिन में आराम से पढ़ लें। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स का मैं आपको वीडियो लेक्चर शेयर कर दूंगा, इतने पार्ट के आराम से न्यूमेरिकल्स कर लें। इसकी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी अपने पास पड़ा हुआ है, वो भी मैं ढूंढ के उन्हीं में से दोबारा से एक बार लिंक शेयर कर दूंगा, उसको देख लें। और जो भी आपके पास पुराने पेपर हैं, सैम्पल पेपर हैं, जो भी आप तैयार कर रहे हैं, इसलिए आधा चैप्टर रखा है, सिर्फ 50% आप तैयार कर लें आराम से। उन्हें सैटरडे तक का टाइम है, जो डाउट हो आपको आए आप बीच में पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा डाउट होंगे मैं आपसे कह दूंगा कल मॉर्निंग में एक क्लास ले लेते हैं भैया, तमाम सारे लोगों ने 8-10 लोगों ने कहा बोले ये डाउट है, ठीक है कल मॉर्निंग में 45 मिनट 50 मिनट की एक क्लास ले लेते हैं, उसमें सबके डाउट एक साथ बता देंगे, कर देंगे। लेकिन सवाल ये आप पूछें, ठीक है ना, और करते हैं इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे बहुत सिंपली। अगला जो टेस्ट होगा ये अपना कब डेट पड़ेगी, अगला संडे कब होगा, 27 है ना, तो ये आप मान के चलें आपका होगा 27 दिसंबर। और इसके बाद आप जाएंगे तो जनवरी 1 वीक कब पड़ेगा, जनवरी 1 वीक में मेरा ख्याल है वही 4-5 तारीख के आसपास होगा संडे, उसको आप मान चलेंगे। उसमें आपका एक दूसरा पोर्शन आ जाएगा, उसमें आ जाएंगे आपके किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, एक आपका पोटेंशियोमीटर और उसके 3 एक्सपेरिमेंट। इस पोर्शन में आपका न्यूमेरिकल आता है और इसलिए इसके कुछ एक न्यूमेरिकल हम बताएंगे और कम से कम कुछ न्यूमेरिकल हम टेस्ट में देंगे जिनको आप सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ में आएगा आप कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। इसीलिए उस पार्ट हमने बाद में ले लिया, कोई समस्या नहीं। आप किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। क्या टाइमिंग? सर मेरी 11 बजे से कोचिंग रहती है। तो दिक्कत कहाँ है बेटा, ये तो हमने समस्या कितनी बार सॉल्व कर चुके, तुम आज पूछ रहे हो। तो इसे पहले दे जाऊँ? आप पहले दे जाएं, आप बाद में दे जाएं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, बस बता दें मुझे, वही मैं एडवांस मुझे बता देना। 1 बजे के बाद आओगे, 1 बजे के बाद जनरली कोई आता नहीं है तो हम भी उड़ जाते हैं जब फोन आएगा, सही है ना। तो मेरा रहा है 1 बजे के बाद आप भी क्या होगे, बेहतर है आप बता दें, आप 9 बजे दे जाएं, 8 बजे दे जाएं, 10 बजे दे जाएं। अरे मैं तो जब से टेस्ट ले रहा हूँ ना हर आदमी के शुरुआत से जो पहला टेस्ट लिया होगा उसी दिन आपसे बता दिया होगा कि कोई भी मुझसे ये मत कहना। एक बार मैंने कहा भी था, कोई भी ये बहाना मत बनाना कि मेरा हिंदी थी कि अंग्रेजी थी कि क्लास थी, ये मेरे यहाँ है ही नहीं। आपको नहीं जम रहा आप सुबह छोड़ ही दो, आप ये बता देना हम शाम को 5 बजे आएंगे, आप शाम 5 बजे आएंगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम। भाई टेस्ट में मुझे थोड़ी पढ़ाना है कि इनको पढ़ा दिया इनको दोबारा कैसे पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तो ये है कि आप बैठो अपने आराम, मैं नहीं बैठूंगा, कोई ना कोई बैठा मिल जाएगा आपको, कॉपी मिल जाएगी, पेपर मिल जाएगी, आपको ही लिखना है मजे से। आप पहले आ सकते हैं, बाद में आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। दूसरे बस नोट कर लें और जिन बेचारों ने कम टेस्ट दिए इनसे पूछ लें कौन है। चलो नम्रता शर्मा से पूछ लेते हैं, टेस्ट देंगी आप अगला? तैयारी है आपकी थोड़ी बहुत? यस सर। दे अगला टेस्ट बेटा। और क्या है, नहीं दे रहे तो फिर घर में बताएं, बोले हम इस बार फेल होना चाह रहे हैं, सही ना, ताकि हमारी जिम्मेदारी नहीं आए, हमसे कोई ये नहीं कह रहे आप बोले कैसा पढ़ाते बच्चा या बिटिया फेल हो गई, है ना। चले आए वापस आते हैं, आए इधर देख लें एक बार सिलेबस से रिलेटेड किसी को कोई अब कन्फ्यूजन तो नहीं है, कहाँ से कहाँ तक का पार्ट आएगा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। आए हम जहाँ बात करें तो उसको देखें फुर्ती से। मैंने कहा था एक तो C = 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट होगा, और एक छोटी देखें इसी में जो आप ऐसा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आती है, अगर आप किसी मीडियम में इनकी बात कर रहे हो, कायम बात कर रहे हो, मैंने कहा किसी मीडियम में, क्या आपको ध्यान है, क्योंकि मैंने कहा हम इलेक्ट्रिसिटी भैया 2 चैप्टर में माने चल रहा हूँ तैयार है, आप ये पढ़ चुके हैं कि एयर या फ्री स्पेस में आप देते हैं μ0 से मीडियम के लिए लिखा जाता है म्यू या एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का अंतर है। तो मीडियम में अगर आप इसी फॉर्मूले उठाएंगे तो मीडियम में आपका, अरे सर, मीडियम में आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, चाहे C' से लिख दें, चाहे मैं इसको मैंने कहा मैं V से लिख देता हूँ,
अब एक 10th की जानकारी उठा लेता हूँ, तो एक से एक प्रॉपर्टी निकलती आती है। 10th में आप एक चीज़ पढ़ा करते थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू या एन से लिखते थे। अब यहाँ मैं एन से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि म्यू ऑलरेडी हम लिए हुए हैं। एन हुआ करता था आपका C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस या एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ध्यान देखो जरा, C/V दोनों लिखे हुए हैं। डिवाइड कर दो, 12th में ओरल डिवाइड कर सकते हो, ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे रह जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका √ऑफ म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और एक छोटी सी बात करते हैं, हो सकता है मैग्नेटिक इफेक्ट आप भूल गए हो, पर इलेक्ट्रिसिटी अब नहीं भूलने वाली चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी में हम अभी जस्ट पढ़ के आए पिछले चैप्टर में, जो आप टेस्ट दे रहे हो, कि आपका एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या आप कह सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ क्या चीज़ बन जाएगी, ये बन जाती है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट आर आपके लिए कहलाती है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या फिर अनदर नेम इट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। और याद करें थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो उसमें आपको ये भी याद आएगा कि ये चीज़ आपके लिए कहलाती थी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो इट इज़ बेटर टू राइट लाइक दिस, ऐसा आप ऑन में लिखने के बजाय हम थोड़ा सा सिंपल में चले जाएंगे। तो मैंने कहा लेकिन अब दिक्कत वही है, अब समझ में तभी आएगा जब ये सब पता हो। नहीं तो यही सोचते रहोगे म्यू म्यू यू एप्सिलॉन, कहीं जीरो कहीं आर, भगवान जाने क्या कर रहे हैं। तुमने हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। ठीक, ये समझ में आते हैं। चौथी चीज़ आपको बताई जाती है बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्थ प्रॉपर्टी में ध्यान दें। फिर इनको अभी आप सामने जो पावर पॉइंट है उस पर भी एक बार दिखा दूंगा रिटर्न। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन है, या आप देखेंगे एक जैसे होते हैं। और एक जैसे मतलब जब ये आपका 0 है ये भी 0 है, जब ये मैक्सिमम हुआ तो ये भी मैक्सिमम होगा, ये कम हुआ तो ये भी कम हुआ, ये 0 तो ये भी 0। यानी ध्यान देखना, इन दोनों का रेशियो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। जब दोनों बड़े हैं या दोनों छोटे हैं तो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो आपका रेशियो है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एम्पलीट्यूड मालूम है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। किसी भी समय आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का एम्पलीट्यूड काय के इक्वल होता है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। अनदर फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ लाइट E0 अपॉन B0। उसके बाद अब जो मैं करता फिजिक्स है, बाल में से खाल निकलती आएगी, जुड़े रहेंगे, ध्यान से सुन रहे होंगे तो सब दिखता चला जाएगा बिल्कुल एक फ्लो में। जब आप C बराबर E0 अपॉन B0 पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा E0 इज इक्वल्स टू जाएगा CB0। आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है, मैं वैल्यू समेत लिख देता हूँ। E0 बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा ना जो मैं आपसे करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैग्नेटिक फील्ड से 3, 30, 300, 3000, 30,000, 3 लाख गुना नहीं है, कुछ और ज़्यादा है। तो बंधु मान लो शायद 30 लाख या 3 करोड़ ऐसा समथिंग आ रहा होगा। अगर आपकी E0 B0 के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा है तो आपने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब हम अपनी मैथमेटिकल उस शर्त का पालन कर रहे हैं, E0 इज मच ग्रेटर देन B0। और इसका मतलब क्या आता है कि अभी हमने आपको समझाने के लिए ये ध्यान देखो दोनों बराबर के बना दिए थे। हकीकत में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों वेव के शेप बराबर नहीं होंगे। ये अगर ये है, अगर इसको इतना बनाओगे तो दूसरा तो दिखेगा ही नहीं। देख लो ना, ये अगर ये मान चलो ये 30 करोड़ है तो एक कहाँ होगा, तो दिखेगा भी नहीं, तो पॉइंट भी नहीं बनेगा। और इसीलिए आपको एक चीज समझ में आएगी कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज मोस्टली जो अपीयर होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर। और इसीलिए इलेक्ट्रिक वेक्टर को ही आप ऑप्टिकल वेक्टर या ऑप्टिक वेक्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज नजर आती हैं वो सब आप देखेंगे वो प्रॉपर्टी इसकी होंगी, इस बेचारे की प्रॉपर्टी तो दिखेंगी भी नहीं। क्या है, मेरी बात समझ में आती है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आपका ऑप्टिकल वेक्टर कौन सा कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट एक चीज बता देता हूँ, इसके बाद जब आपको ये समझ में आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वेक्टर, पांचवी चीज एक बताता हूँ, एम्पलीट्यूड जरूर कम है।
कम मत आंक लेना, जो आपकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल आएगा मीडियम में जो एनर्जी है पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। जब आप ऐसा जाते हैं तो आपका ध्यान जाएगा जो टोटल एनर्जी होगी, और मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिखता हूँ, टोटल एनर्जी डेंसिटी या एवरेज एनर्जी डेंसिटी आप कह सकते हैं। जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है ये होती है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपके परसों के टेस्ट में पूछा गया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी निकालें, उसकी एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करें, यही फॉर्मूला पूछा था उन्हें, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्योंकि कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी डेंसिटी कितनी आती है, ये है। अब मैंने कहा चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होती है, तो इस टोटल एनर्जी का जो पार्ट है वो आपका मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो अगर आप देखेंगे दोनों की कितनी कितनी होती है, तो आधे का आधा हो गया 1/4, यानी आप देखेंगे इतनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है और इतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में होती है। जो आपने इलेक्ट्रिसिटी में ये प्रूव किया है उसी को हम आगे जाके मैग्नेटिज्म में प्रूव करेंगे, यही वैल्यू काय के बराबर होती है। तो इसलिए बेटर टू राइट इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैग्नेटिक वाली को ऐसे मत लिखो कि मैग्नेटिक वाली को इलेक्ट्रिक के टर्म्स में क्यों लिखें, तो उसको हम काय के टर्म्स में लिख देते हैं, इसके बजाय हम उसको लिखते हैं 1/4। बाकी एक आध दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी और आती हैं जो आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगी, जैसे मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, ऐसे आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी बताई जाती है। नेक्स्ट नंबर जो भी हो, ये कैरी करती हैं मोमेंटम और एनर्जी, इनका काम है मोमेंटम और एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करना। मोमेंटम है तो किसी ना किसी प्लेस पे जहाँ जाएंगी वहाँ फोर्स या प्रेशर अप्लाई करेंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी आती है, चलो वो लास्ट प्रॉपर्टी तो है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको हम डिस्कस करेंगे 2 मिनट बाद। आए पहले देखें ध्यान से, यहाँ पर आओ प्रॉपर्टी मिल जाएगी, फिर से मैं एक बार फुर्ती से पढ़ता जाता हूँ, बोर्ड पे आपको मेरा मानना है ज़्यादातर लोगों को नज़र आ रही होंगी। पहली प्रॉपर्टी में यहाँ कहीं ध्यान से देखें, मुझे आपसे कहता हुआ जाता है आई एम गोइंग फॉर द येलो पेन। EM waves consist of, ये कहता है साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस ऑफ टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। 2 बार इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको रिलेटिवली डिस्कशन से याद हो, और इनको याद करने का कोई और तरीका ही नहीं है। अब मुझे लगता है साइनोसॉइडल ऑसिलेशन वर्ड आपको समझ में आ गया होगा मेरे पिछली बार समझाने से। टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दोनों के परपेंडिकुलर। सेकंड प्रॉपर्टी देखें, डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। मटेरियल मीडियम नहीं लगता, यानी कि आप कहेंगे ये जो है आपकी वैक्यूम में से होकर भी क्रॉस हो जाती हैं। ये जब मैं पिछला लेक्चर ले रहा था तो मैंने डिस्कस किया था कि 11th में आपने 2 टाइप की वेव्स पढ़ी थी, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दैट इज द डेफिनेशन व्हिच इज प्रेजेंट देयर इन द रजिस्टर ऑफ 11th। मैकेनिकल वेव्स होती हैं साउंड वेव, जिन्हें चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती जिन्हें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट आपसे कहता है दीज वेव्स ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अब इसमें क्या समझाना, विद वेरी हाई स्पीड, देयर स्पीड इन फ्री स्पेस इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आप जाएंगे इस बार द स्पीड ऑफ EM वेव्स इन फ्री स्पेस। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिया था, ज़्यादा छोटा लिखा है, मैं यहाँ पे बड़ा करके लिख देता हूँ। और मैंने तो इसके सारे डिटेल आपको दिखा दिए। कौन से डिटेल के, अगर आप फ्री स्पेस में हैं तो ये होगा μ0 एप्सिलॉन नॉट। मीडियम में जाओगे तो कितना हो जाएगा μ एप्सिलॉन, डिवाइड करके आप चाहें तो रिलेटिव परमिटिविटी तक भी पहुंच सकते हैं। देख लें यही लिखा है μ0 इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि आप नॉट से लिख रहे हैं। अब अगर आप किसी मीडियम में जाएंगे तो आप इसे क्या लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू, ये आपके सामने लिखा हुआ है 1/√। और आगे समझ में आ रहा है, आगे कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम N इज इक्वल्स टू, ये आपके पास लिखा गया है C/V, यानी इनको डिवाइड कर देना है जो सामने लिखे हैं। ऊपर नीचे हो जाएंगे एप्सिलॉन R और μr आ जाएंगे, यानी रिलेटिव
मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल परमिटी एंड परमिएबिलिटी, ये क्लियर हो जाते हैं। चल और एक आध प्रॉपर्टी देखते हैं आगे। ये आपसे कहता है द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑलवेज टेक प्लेस एट द सेम टाइम। जो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के आपके वेरिएशन है वो कैसे होते हैं, सेम टाइम पर हो रहे होते हैं, सेम टाइम पर हो रहे होते हैं। ये मैंने यहाँ दिखाया था, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ेगा, ये मैक्सिमम, ये कम होने लगा, ये कम होने लगा, ये जीरो तो ये भी जीरो, इसलिए इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इस बात को हम यहाँ चेकआउट करते हैं अपनी शीट में एक बार। ये आपसे कहता है एंड एट द सेम पॉइंट इन द स्पेस दस, और ये आपसे कहेगा 10 के आगे रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स, जो आपके एम्पलीट्यूड्स का रेशियो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट, काय की इक्वल होता है। तो ये अगर छोटा दिख रहा है तो मैं बड़ा लिख देता हूँ, C इज इक्वल्स टू, यही कह रहे थे, C भी समझ में आएगा, E नॉट इज इक्वल टू CB नॉट, या यहाँ जो चीज लिखी है मैं इसको लिख देता हूँ जो मैंने आपसे कहा था करोड़ों गुना बड़ा है, यानी E नॉट कैसा होगा, मच ग्रेटर देन B नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से बहुत बहुत ज़्यादा होगी, और अगर बहुत बहुत ज़्यादा है तो इसलिए कहता है मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर, और इसीलिए इसे कहा जाता है ऑप्टिकल वेक्टर, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज ऑप्टिकल माने तो मालूम है ना, रिलेटेड विद द लाइट। बढ़िया छोटी सी बात बच्चों वाली, EM waves transfer energy from one point to other. These waves carry momentum, hence they apply the pressure on the surfaces they fall. जिस पर गिरेंगे वहाँ प्रेशर या फोर्स अप्लाई करेंगे। Then further एवरेज एनर्जी डेंसिटी, जो मैं आपसे करता है एवरेज एनर्जी डेंसिटी, जैसे फिर नहीं दिख रहा हो, यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देख लो, और क्या करना। एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या मैग्नेटिज्म के टर्म में आप कहेंगे हाफ बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, बराबर से डिवाइड होगी, आधी इलेक्ट्रिक फील्ड में आधी मैग्नेटिक फील्ड में। देख लें वही लिखा हुआ है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक होगी 1/4, और ऐसी मैग्नेटिक की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये जो लिखा है छोटा सा पिद्दी सा, ये लिखा है 1/4 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, खत्म। जो लास्ट प्रॉपर्टी कह रहा था मैंने कहा वो अच्छी प्रॉपर्टी है, वो आपसे कहती है दीज वेव्स ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एग्जिबिट प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, पोलराइजेशन एटसेट्रा। ये मैंने कहा था ये तो सिलेबस बता रहा है तुम्हारे आगे का, नहीं आया समझ में, आ गया सिलेबस भाई। चले फिर एक चीज आती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी माने मालूम था आपको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, इतनी बात करते हैं। लाइट कितनी तेज है, और लाइट कितनी तेज है तो कैसे पता चलेगा, मैंने लास्ट टाइम कहा था एक 10 वॉट की, एक 20 वॉट की, एक 30 वॉट की LED लेके जला दें, किसकी लाइट तेज होगी, क्यों, कैसे मालूम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अपने पता ही नहीं होती क्या होती है, उसकी लाइट कैसे मालूम तेज है, पावर उसकी, पावर ज्यादा, और पावर ध्यान है क्या है, पावर आपने कितनी ली है 30 वॉट, मैं इसको लिख देता हूँ, रेड पेन दिख नहीं रहा होगा है ना, मैं इसको लिखता हूँ, आपने लिया होगा 30 जूल पर सेकेंड। अगर आप कह रहे हैं कि आपके इस LED की इंटेंसिटी ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा होने का कारण है, इट इज सप्लाइंग 30 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, तो अपने आप समझ में आ रहा होगा इंटेंसिटी क्या है। और इसीलिए आप देखें ये डेफिनेशन हो जाती है, क्या डेफिनेशन है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पे पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी आ रही है वो क्या कहलाती है, इंटेंसिटी। जैसे मुझे याद है जब मैं लास्ट टर्न पे आप पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक लेंस का एग्जांपल दिया था, मैंने कहा धूप आती है, आप इसमें कागज रख दें जलेगा नहीं, बट एक लेंस ले लें, लेंस क्या करता है आपने ध्यान दिया है, उस पूरी लाइट को कन्वर्ज कर देता है, एक छोटे से एरिया पे पिन पॉइंट कर देता है। एनर्जी पर यूनिट एरिया, एरिया मिनिमाइज हो गया तो वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आपका कागज जल जाता है। तो बस यही हो गई, दिख रहा होगा I बराबर, हमने कहा कैसे लिख दोगे, I बराबर इंटेंसिटी
बराबर एनर्जी अपॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, चाहे जो कह दो, एक फॉर्मूला हो गया और क्या, छोटी मोटी सी बातें यार इसमें। अब आते हैं एक मोमेंटम। मोमेंटम एक बड़ी मजेदार बात है। मोमेंटम आपको मालूम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है, प्रेशर अप्लाई करती है तो मोमेंटम होता है। मैं केमिस्ट्री की याद दिला सकता हूँ, अपने फोटो इलेक्ट्रिक की इफेक्ट की याद दिला सकता हूँ। हम लोगों ने प्रूव कर रखा है मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है h/c। जब मैक्सवेल जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा था तो उसे ये नहीं पता था कि एनर्जी h नहीं होती है। एक्चुअली उस समय क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट थी नहीं, लेकिन एनर्जी तो मेजरमेंट में आती थी ना कि इतनी एनर्जी है। उसने जो पता लगाया, उसने उससे मिलती जुलती बात पता लगाई, उसने बताया मोमेंटम होता है u/c। यू तो समझ में आ रहा है, एनर्जी। बोले जो भी टोटल एनर्जी आ रही है उसको अगर मैं c से डिवाइड कर दूं तो मेरा मोमेंटम आ जाता है। और ध्यान देखो, बाद में क्वांटम थ्योरी भी इसी चीज को प्रूव करती है। नाउ यू नो वेल द वेव्स ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ पैकेट बंडल ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन एंड h इज द फोटॉन्स एनर्जी। तो ये समझ में आता है, इसमें तो कोई समस्या नहीं। अब हम एक सबसे मेन बात करेंगे और ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे मुझे बहुत ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। एक बार मुझे सुन लीजिएगा, एक बार आज के लेक्चर का भी वीडियो आपका डाल देने का प्रयास करेंगे, बशर्ते रिकॉर्ड हो रहा हो। हो रहा है, चलो लोग कह रहे हैं हो रहा है तो हो ही रहा होगा, है ना। अब देखें ध्यान से, इधर जो आपके सामने फिगर बनाया है, बेचारे फिगर को और मैं बिल्कुल खिला पिला के मोटा कर देता हूँ। इस फिगर में बहुत ध्यान देंगे, हम क्या लेते हुए जाते हैं ये बताता हूँ। तो क्या करें, रेड पेंसिल, चलो रेड शायद अच्छा दिखे, बेहतर। सबसे पहले ध्यान देखना, हम यहाँ पर उठाएंगे दो प्लेट्स, और ये दो प्लेट्स होंगी आपकी जो आपके लिए काम करेंगी कैपेसिटर्स की तरह। दूसरा आप देखेंगे यहाँ जो कनेक्शन किया है, तार मत बांध देना, तार बांधोगे तो जैसे ही 10,000 वोल्ट लगाओगे तार की धज्जियाँ हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, इसलिए दिख रहा होगा। कनेक्शन हम स्फीयर्स के थ्रू करेंगे। इन प्लेट्स के आगे आप जो है दो, हमने कहा क्या है, अटैच कर देते हैं। इनके आगे आप दो मेटेलिक स्फीयर अटैच करते हैं। ये रहे दो स्फीयर S1 और S2। अब एक छोटी बात, इतना समझ में आता है, मैंने कहा दो आपने प्लेट्स लिए हैं, जो प्लेट्स आप बांध सकते हैं यार, कैपेसिटर्स की प्लेट है। प्लेट्स को मैंने कहा किन से अटैच किया है, इनको आपने अटैच कर रखा है दो बढ़िया से स्फीयर्स से। अब ये मोटे तगड़े स्फीयर, अब मजा आया। हाँ? अब इन प्लेट का कनेक्शन आप क्या काम करेंगे, इन प्लेट का कनेक्शन लेके आप पीछे जाएं और इन प्लेट्स को आप जो है एक इंडक्शन कॉइल से कनेक्ट करें। आप पूछेंगे इंडक्शन कॉइल क्या, तो इंडक्शन कॉइल का सीधा सा मतलब है जो आपके पोटेंशियल को, आपके वोल्टेज को बहुत हैवीली बढ़ाएगी। इसका यूज ये है कि हम यहाँ पर 10,000, 15,000, 20,000 वोल्ट ऐसी पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल आता है इसके बाद क्या होगा, तो मैं बहुत सिंपल चीज पूछता हूँ। एट वेरियस प्लेसेस वी हैव डिस्कस्ड द टर्म इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। किसी को याद आता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता था? एनोड और कैथोड के बीच में वही थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट। आप जैसे ही 10,000 वोल्ट से ऊपर अप्लाई करते हैं, बीच की एयर आपके आयोनाइज हो जाती है एंड द चार्ज और करंट पासेस थ्रू द एयर ऑल्सो। यानी एयर जो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम है, वो भी कंडक्टर हो जाता है इतने हैवी पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो ध्यान देखो, मैं भी तो यही काम कर रहा हूँ। इसका मतलब है जैसे ही यहाँ मैं स्विच ऑन करूंगा, आपको नजर आएगा ये जो आपका प्लेस है, कौन सा वाला प्लेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाला। इस प्लेस में आप देखना यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक स्पार्क डेवलप होगा। और जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक स्पार्क का अब हम जाते हैं असली मतलब क्या है। थॉमसन उसे लेके कैथोड रेज की और टनल रेज या पॉजिटिव रेज की तरफ चला गया था, वो दूसरा एस्पेक्ट पढ़ रहा था। हर्ट्ज ने दूसरी चीज देखी, उसने कहा अगर यहाँ पर आयंस थे तो ये एक्सेलरेट हुए होंगे, झटके से दौड़े होंगे, और झटके से दौड़ने को ही अपन हिंदी में एक्सेलरेट करना बोलते हैं। अगर ये एक्सेलरेटेड चार्ज है तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन 100% हुआ होगा। अब कैसे पता चले यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बनी कि नहीं बनी,
कोई बात नहीं, इसका अपने पास उपाय है। हम एक काम करते हैं, अगर यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बनी है तो ऐसे ही दो स्फीयर यहाँ पर रखते हैं, और ध्यान दिया होगा बीच में गैप रखा है मैंने, और ये एक सी सरीखा बना देता हूँ, ये कहलाएगा रिसीवर या डिटेक्टर। फिर याद दिलाऊँ स्फीयर इसलिए रखें ताकि बर्न नहीं हो जाए। क्या तुम्हारा ध्यान जाता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या एनर्जी चलेगी यहीं पहुँचेगी, और जैसे ही पहुँचेगी तो एक मज़ेदार बात, चूँकि आप अच्छी खासी वोल्टेज लिए बगल में रखे हैं इसलिए आप नजर आएगा पहला स्पार्क यहाँ डेवलप होता है, और वो बेचारा जो बगल में बैठा था जिसका कोई लेना देना नहीं था उसके भी यहाँ एक स्पार्क डेवलप हो जाता है। ये स्पार्क डेवलप होना बता रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी 100% आई है। अब कहाँ से आ गई, तो इतना कॉमन सेंस है, यहीं से आई होगी और तो कोई देगा नहीं। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट समझ में आता है। जो एक्सपेरिमेंट कह रहा है इसको फुर्ती से एक बार पढ़ देते हैं। ये आपसे कहता है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट इस फैक्ट पर बेस्ड था, और कौन से फैक्ट पर बेस्ड था, that an oscillating electric charge radiates electromagnetic waves, वही मैक्सवेल concept, and these waves carry energy which is being supplied at the cost of kinetic energy। दो बातें, एक्सेलरेटेड ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है, नंबर सेकंड ये जो रेज हैं अपने साथ एनर्जी लेकर जाती हैं, और एनर्जी आती कहाँ से, तो काइनेटिक एनर्जी जो भी उससे आती हैं। क्या थे आपके हर्ट्ज है, एपरेटस को देख लें, A and B are two large square metal plates, और कुछ नहीं ऑफ कॉपर। नहीं भी पढ़ने में आ रहा हो यहाँ से तो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, तुम तो यहाँ देखते जाओ ना। ए और बी दो लार्ज कॉपर मेटेलिक प्लेट्स हैं, यहीं से शुरुआत नहीं की थी। और देखते हैं एंड जिंक प्लेस्ड अबाउट 60 सेंटीमीटर अपार्ट, तकरीबन 2 फीट के डिस्टेंस पर रखी हैं। दे आर कनेक्टेड टू टू हाईली पॉलिश्ड मेटेलिक स्फीयर्स S1 एंड S2। नहीं मैंने कहा बोर्ड पढ़ने वाला है तो भी दे आर कनेक्टेड टू टू हाईली पॉलिश्ड मेटेलिक स्फीयर्स S1 एंड S2। इसके बाद क्या किया, ये कहता है अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स इज अप्लाइड यूजिंग इंडक्शन कॉइल। एक आपने जो है कई हजार वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया है, काय की हेल्प से किया है, इंडक्शन कॉइल की हेल्प से। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं अलग बता रहा था, अलग प्रिंट है। और बढ़े, फिर क्या होगा, ड्यू टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस द एयर बिटवीन द स्फीयर्स गेट्स आयोनाइज्ड। आपके स्फीयर्स के बीच की एयर आयोनाइज हो जाती है। इसी को मैंने भी आपको याद दिलाया था, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एट वेरियस प्लेसेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। सबसे सिंपल मैंने कहा थॉमसन्स इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट, इसी से शुरुआत होती है हर बार। क्या कह रहा है, प्रोवाइड्स ए पाथ फॉर डिस्चार्ज ऑफ प्लेट्स ड्यू टू अ स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन S1 एंड S2। S1 S2 जो स्फीयर थे स्पार्क प्रोड्यूस होगा, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी आर रेडिएटेड। और यहाँ से क्या चीज रेडिएट होगी, हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होंगी। हुई या नहीं हुई इसका पता हमें यहाँ रिसीवर या डिटेक्टर से चल जाएगा, अगर यहाँ भी स्पार्क आता है तो। एक आध छोटी मोटी बात और बता देते हैं, ये जो आपका हम कहते हैं वेव्स हैं, आदमी कहेगा भैया किस फ्रीक्वेंसी की वेव्स थी, तो इनके लिए जो एक छोटा सा फॉर्मूला आता है वो कहता है 1/2 पाई √LC। L है इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, C है कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट्स। आप पूछेंगे फॉर्मूला कहाँ से आया, तो उनको ही बता दूं, डोंट वरी, वी विल प्रूव दिस फॉर्मूला इन द चैप्टर ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, जब हम कॉइल्स और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। एक आध छोटी मोटी बातें नहीं है, फ्रीक्वेंसी उसको लगभग कितनी मिली थी, 5 × 10⁻⁷। इस अरेंजमेंट से हर्ट्ज में लगभग 6 मीटर के दायरे की वेव्स उसको मिल गई। फिर एक आध नाम हिस्टोरिकल और दिए, JC बोस, जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने 5 mm से लेके 25 mm तक की वेव्स मिल गई उन्हें। मार्कोनी हुआ करता था, मार्कोनी ने ट्रांसमिटेड द EM वेव्स अप टू अ फ्यू किलोमीटर्स, कुछ किलोमीटर तक मार्कोनी ने वेव्स भेजने में सफलता हासिल की। और इसीलिए आप देखेंगे मार्कोनी का नाम आता है वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन के लिए। और ये मैं लास्ट राउंड बात करता हूँ, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन कौन सा था, जिसका आज का जो हम कहते हैं फॉर्म आप सेलुलर फोन और इन सब के फॉर्म में देखते हैं।
और एक्चुअल वायरलेस कौन सा है जो आप देखेंगे पुलिस वालों के पास होता है, जो वो एक्चुअल है, उनकी रेंज आप देखना कम होती है, वो एक्चुअल वायरलेस सेट्स होते हैं, नेवी वालों के पास आपको मिलेंगे। इनके साथ क्या होता है ध्यान देखना, ये सेट टू सेट कनेक्टेड रहते हैं, ये सैटेलाइट से कनेक्टेड नहीं रहते। इसलिए आप पूछेंगे नेवी या आर्मी वालों यही क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि चूंकि ये सैटेलाइट से कनेक्टेड नहीं है तो आप इनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। ये सीधे हमारे और आपके बीच की बात है, आपको इंटरसेप्ट करना है रेडियो तो का भी नहीं किया था है सर, रेडियो का भी इन्वेंशन इन्होंने किया था। हाँ, जो रेडियो, ये रेडियो कम्युनिकेशन ही है जो मार्कोनी की बात कर रहे थे। मार्कोनी ने आप पहली बार देखेंगे टेलीग्राफ बनाया था, टेलीग्राफ यानी कि उनसे लास्ट टर्न बात कर रहे थे, इंग्लैंड से फ्रांस के बीच में जो समुद्र का हिस्सा है पट्टी गई है इंग्लिश चैनल के नाम से, तकरीबन 33 या 36 किलोमीटर चौड़ी, उसके आर पार वायरलेस मैसेज भेजे थे। और जो वायरलेस मैसेज उन्होंने भेजे थे मोर्स कोड के थ्रू भेजे थे। मोर्स कोड कौन सा, वो टिक टिक वाला, डॉट डैश वाला, डॉट डॉट डैश 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 डॉट। नेट पे सर्च करेंगे तो मोर्स कोड आपको मिल जाएगा। स्टिल सच कोड्स आर यूज्ड बाय द आर्मी। जो रिमोट एरियाज हैं, जैसे आप मान चले चाइना या ऐसा कहीं बॉर्डर पे लद्दाख में आप पोस्टेड है, तो अभी भी आर्मी कई बार अपने मैसेजेस के लिए इनका इस्तेमाल करती है। पहली बात तो मैन टू मैन होते हैं में आप देखेंगे टॉवर्स और इन सब का काम नहीं है तो कोई दूसरा इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इंटरसेप्ट करना है तो उसे उसी रेंज में घुसना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना। आप घर बैठ के नहीं कर सकते, आप कहाँ घुसना पड़ेगा, इन मैसेजेस को इंटरसेप्ट करने के लिए उसी 4-5 किलोमीटर की रेंज में आना पड़ेगा, तो पकड़े जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, कोड्स अपने बदलते रहते हैं। क्या कहना चाह रहे हो दूसरे को समझ में नहीं आता कि वो वॉइस मैसेज नहीं होता, सही है ना। मैसेज होता है डॉट डॉट डैश डैश डॉट डॉट डैश 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 डॉट डैश 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 डॉट डॉट डैश डॉट। आप तो लगाते रहो, मैंने क्या भेजा समझ आ गई ना मेरी बात। चलिए ये तो समझ में आ जाते हैं। तो ये तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक जनरल आइडिया हार्ड ने बनाई और किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। अब सबसे खास बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो बताऊंगा स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वेव्स इन एन ऑर्डर। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन एन ऑर्डर। और फिर कौन सा ऑर्डर, तो सिंपल कहेंगे इन द ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और द ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। अगर सारी वेव्स को आप वेवलेंथ के ऑर्डर में जमाते चले आ रहे हैं तो जो भी आपको चीज़ मिलेगी वो कहलाएगी स्पेक्ट्रम। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जाते हैं तो एक मज़ेदार बात आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ध्यान देखना वायलेट भी आती है और एक मज़ेदार बात है अल्ट्रा वायलेट भी आती है। आप पूछेंगे वायलेट और अल्ट्रा वायलेट दोनों इसमें आती हैं, दोनों ही आपकी ईएम वेव्स हैं, तो क्या फ़र्क पड़ा। इसलिए आप देखेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है दैट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। One part is called visible spectrum, other one part is called invisible spectrum। ठीक है, एक बार पे मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दे दिया व्हाट इज विजिबल स्पेक्ट्रम, लोगों ने लिखा था विजिबल स्पेक्ट्रम इज विजिबल। मैंने कहा वाह, विजिबल स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन कहीं नहीं मिलती। कौन देगा यार, अभी ये भी कोई डेफिनेशन देगा। विजिबल स्पेक्ट्रम यानी विच कैन बी सीन बाय ह्यूमन आई। विजिबल स्पेक्ट्रम माने सीधी बात जो दिखता है, उसमें क्या डेफिनेशन देना, ये तो क्लियर है ना। और ह्यूमन आई की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जानवरों को नजर नहीं आता है ना, और विशेषकर गधों को बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक, चले विजिबल स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे, विजिबल में आप देखेंगे आपके वही पुराने 7 मेंबर हैं, बचपन से चले आ रहे हैं। कौन से 7 मेंबर हैं ध्यान जा रहा है, ये मेंबर आपने कहलाते हैं विब्योर। मुझे नहीं लगता है इनके सारों के नाम मुझे पढ़ने पड़ेंगे। आपको जो हल्का सा याद रखना है, ध्यान रखना है, इनमें से कम 2 पर्टिकुलरली वेवलेंथ रेंज याद रखिएगा। एक आप वॉयलेट की रखिएगा 4000 एंगस्ट्रॉम, और एक याद रखेंगे आप रेड की तकरीबन 6200 से 7800 यानी राउंड अप में हम कह देते हैं 8000 एंगस्ट्रॉम। बाकी आप इनको याद रखें तो बेहतर होगा। एक आध जगह कई बार किसी ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लिए जाते हैं, कोशिश कीजिएगा 4000 से 4460, 4460 से 4650। अब आपको एक सिंपल चीज़ और बताता हूँ क्योंकि आप में से किसी ने पूछी नहीं। खैर वो तो मैंने पहले कहा था गधों का स्पेक्ट्रम नहीं दिखता है क्या, नहीं, कोई खास बात नहीं है। लेकिन एक बार हमारे पास जो है
वो बुद्धिमान टाइप बच्चे पे बैठे, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, तो बोले सर दुनिया में केवल 7 तरह के कलर ही होते हैं क्या? तो बोले फिर हमें अलग अलग कलर कैसे नजर आते हैं? तो अगर दुनिया में केवल 7 ही कलर होते हैं तो बाकी कलर कैसे नजर आते हैं मुझे बताओ। क्या तुम बता सकते हो हमारे पास एक्चुअली कितने कलर होते हैं? बहुत कितने? बाकी सब मतलब मिक्स तो ध्यान देखो, इस टेबल को ध्यान देखो, मैं इस टेबल को ध्यान से देखने में तो पता चलेगा हमारे पास 3800 टाइप के कलर होते हैं डायरेक्ट। 3800 कलर तो मैंने कहा अपने पास डायरेक्ट होते हैं। अभी नहीं समझ में आया? मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपसे और सिंपल पूछता हूँ, बड़ा साधारण सा सवाल। मैं आपसे पूछता हूँ अपने पास हरे कलर कितने टाइप के होते हैं? तो अगर तुम हरे कलर की भी चर्चा करोगे, अपने पास हरा कितने टाइप का होता है, तो अपने पास तकरीबन 800 तरह के हरे कलर होते हैं। और ये 800 तरह, हाँ सही कह रहे हैं, मिंट ग्रीन, पुदीना ग्रीन, मेहंदी ग्रीन, पैरट ग्रीन, है ना, लेमन ग्रीन। जब आप नॉर्मल भाषा में जाए नए नए कलर मिलते हैं, क्योंकि विशेषकर लड़कियों की बात करेंगे तो सही कह रहे हो, कोका कोला कलर की साड़ी। अब भाई साहब अगला कभी लाने दे दिया तो पहले बेचारा जाके कोका कोला खरीदेगा फिर मैच करेगा। ओके बोथ आर सेम। अच्छा पैरट ग्रीन ने तो क्या लाया? होते इसलिए मैंने कहा समझ में आ गया होगा क्यों। या एक और एक विवादित प्रश्न दे देता हूँ, 5000 एंगस्ट्रॉम नीला होता है कि हरा? 5000 एंगस्ट्रॉम ध्यान देखना, ना नीला होता है ना हरा होता है, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ये जो रेंज है, अब मैं बताता हूँ ध्यान से देखें, ये ग्रीन येलो में आपको जल्दी समझ में आएगी। ये जो आपकी रेंज है, जैसे हमने कहा 5000 से आप जा रहे हैं ये 5780 और यहाँ मैं लिख देता हूँ 5920। ये एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है ये येलो है, और चलो इसको हटा देता हूँ। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये एरिया आपका कौन सा था? ये आपका एरिया था ग्रीन। एक्चुअली ध्यान देखना 5000 के जब आप ऊपर जाते हैं तो 5500 के ऊपर एक्चुअल ग्रीन होता है। अगर आप इस तरफ बढ़ेंगे 5600 तो जो कलर होता है ग्रीनिश येलो। फिर धीरे धीरे ग्रीनिश येलो यहाँ जाके कन्वर्ट हो जाता है येलोइश ग्रीन में। जब ग्रीनिश येलो और येलोइश ग्रीन तो समझ में आ रहा है ना, ये वही होते हैं जिन्हें आप पैरट और फलाना ग्रीन बताते हो। केवल क्या है, हरे पीले में इसमें हरे का परसेंटेज ज़्यादा है, पीलापन थोड़ा कम है, इसमें पीलेपन का परसेंटेज ज़्यादा है, हरा रंग थोड़ा कम है। और ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो एक्चुअली ये कलर ना ग्रीन होता है परफेक्ट, ना येलो होता है। कोई 5780 परफेक्ट बाउंड्री थोड़ी है कि 5789 बिल्कुल हरी लाइट और जैसे 81 हुआ बोले पीली। कलर का जो चेंज होगा ऐसे होगा येलोइश ग्रीन से ग्रीनिश येलो की तरफ। और यही चीज़ यहाँ भी नजर आएगी, तो इसलिए मैंने दोनों बता दिए। बाद में कई बार जो डाउट हो तो एडवांस जो डाउट्स आते हैं मैंने पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो क्या है समझ में आता है, इसलिए ये एक एवरेज रेंज मानी गई है। एवरेज रेंज मैंने क्यों कहा, क्योंकि जैसे जिस बुक से मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया उसमें 5920 लिखा, कभी आपको इसमें 5900 लिखा मिले और आप पूछे सर आप तो कह रहे थे यहाँ और ये यहाँ, मैंने भैया ये अपने अपने देखने नजरिया है और मैं एग्जैक्ट तो कहीं डिवाइड कर ही नहीं सकते। दैट इज अ बाउंड्री रेंज, एक रेंज टाइप है। तो क्या है मेरी बात क्लियर है? बढ़िया। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं, ध्यान देखना एक महान बात। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आना है, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। बस यहाँ से मैंने कहा कहीं से भी आपका पेपर में क्वेश्चन सेटअप होता है, पिछले 10 साल के पेपर घर जाके देख लें, अपने आप मिल जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। पहली रेज इनविजिबल पार्ट में आप बताई जाती हैं गामा रेज, छोटी छोटी जानकारी दी जाएगी। एक बार मैं आप बता रहा हूँ, एक बार आप वीडियो लेक्चर सुन लें, 70% आपको अपने आप याद हो जाएगा हम क्या बात कर रहे थे। पहली चीज बताई जाएगी डिस्कवरर, किस बेचारे आदमी ने ढूंढा हुआ करता था? हेनरी बेकेरल। ठीक, अगर आप इसीलिए इन्हें बेक्यूरल रेज भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या वेवलेंथ होती है? तो 0.001 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक। हालांकि आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, पर मैं आपको एक मान बताऊंगा, फ्रीक्वेंसी मत याद करना।
दूसरी बात बताऊंगा, पेपर में फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी। कैलकुलेट। अब तुम बताओ क्यों? क्यों बेटा फ्रीक्वेंसी ऐसी अटपटी है, तुम उसे याद करोगे सब उल्टा से उल्टा लिख के आओगे। वेवलेंथ याद करना आसान है। पहली वेवलेंथ है 0.01 से 1, अगली है 1 से 100, अगली है 100 से 4000। अगर पेपर में फ्रीक्वेंसी आए तो ये फॉर्मूला तो ध्यान है ना, कि भूल गए? न्यू बराबर सी बाई लैम्डा 3 × 10⁸ रख के 10 सेकंड लगेंगे, कैलकुलेट कर लेना, ज़्यादा बेहतर रहोगे बजाय फ्रीक्वेंसी याद करने के। हाँ, अगर तुम्हारी मेमोरी पावर पर्याप्त है तुम याद भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें रिस्क वही है, ज़्यादातर लोग मैंने देखा है गलत स्वरूप लिखते हैं। अब अगली चीज़ में जब जाओगे, कहाँ से आती हैं? तो दीज आर प्रोड्यूस बाय द नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये आप पढ़ चुके हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आपकी अल्फा, बीटा एंड गामा रेज डेवलप होती हैं। सबको मालूम है गामा रेज का पहला नाम यही आता है। खुशकिस्मती से आप में से ज़्यादातर लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा हुआ है, उन्हें याद होगा न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास हम एक शील्ड बनाते थे। शील्ड बोले तो दीवार होती थी सॉलिड कंक्रीट एम्बेडेड विद स्टील प्लेट, और इस दीवार की मोटाई हम रखते थे मीटर में। आपके घर की दीवार की मोटाई होती इंच में, और इसकी मोटाई कितनी रखते थे? मीटर में। और वहाँ भी बताते थे टू अवॉइड द हार्मफुल रेडिएशंस। तो हार्मफुल रेडिएशंस में यही है, तो यह समझ में आएगी। अगली प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी, द एनर्जी एंड पेनिट्रेटिंग पावर्स आर वेरी हाई। इनके पेनिट्रेशन पावर कैसी होती है? बहुत ज़्यादा हाई है, और ये ज़्यादातर सब्सटेंसेस को क्रॉस करती हुई बाहर निकल जाती हैं। क्या ये क्लियर हो जाता है? 3 प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे ध्यान से। दीज रेज आयोनाइज द गैसेज, ये गैसेज को आयोनाइज कर देती हैं। कारण समझ में मैं बता देता हूँ, जब भी गामा रेज एटम पे जाएंगी अंदर तक भेदेंगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। दीज आर एनर्जी वेव्स। और एक मजेदार बात है, लाइमन बार्मर स्पेक्ट्रम में तुम यही पढ़ के आए हो, जैसे आंखें चमकाने लगती हो, अच्छा ऐसा भी होता है, तो यही पढ़ते हो भैया। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन, एक्साइटेशन, यही पढ़ाया होगा केमिस्ट्री टीचर ने भी। जब फोटोन आते हैं तो कौन से फोटोन आते हैं? तो इन्हीं फोटोन की बात तो कर रहे होते हैं। गामा रेज का फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अपर अर्थ में जाएगा। लेकिन अगर बात गामा फोटोन की हो तो अपर में नहीं जाएगा, बाहर ही निकल जाएगा। आप कह नहीं रहे एनर्जी इज वेरी हाई? तो आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेस इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट पे असर छोड़ती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट का असर छोड़ने का भी मैंने लास्ट में बताया था कि अगर कभी खुशकिस्मती से आपने अच्छे काम किए और आपकी हड्डी टूट जाए तो आप एक्सरे फोटोग्राफ निकलवाते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा फोटोग्राफिक प्लेट पे एक्सरे असर डालती है, तभी तो भैया फोटो आती है। तो सिमिलरली आप देखना बाकी रेज भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं, ये तय है। और इसके बाद हमने कहा था ये कॉज करती हैं फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस याद होगा, चमक। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में पीछे जिंक सल्फाइड लगाते हैं। एक मिनट, कोई कुछ पूछ रहा था? अनमोल कुछ पूछ रहे थे, बोलो। नो सर, कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं, ठीक। देखा ये क्या काम करती हैं? दे कॉज फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस याद है जैसे चमक। एग्जाम्पल याद दिलाया था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, जो अल्फा पार्टिकल से चमक डेवलप करते थे। ये भी फ्लोरोसेंस डेवलप करते हैं। किस किस पर करते हैं? ये चमक डेवलप करते हैं जिंक सल्फाइड पर, बेरियम सल्फेट पर, और बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर। और बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड का फॉर्मूला शायद वो हमारे सुबह के बैच वालों ने बोर्ड पे खोजा, उन्होंने बताया कि ये बेरियम Pt और CN4 और डॉट 4H2O होता है। बाकी आगे इसके इलाज के लिए यू आर रेफर्ड टू केमिस्ट्री टीचर्स। हाँ तो ये हमारा काम थोड़ा ना। बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड इन सब पे। अगली चीज बताता है, कौन सी चीज नहीं मालूम? दीज रेज आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, नहीं मालूम? कैंसर क्रिएट करती हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर क्रिएट करती हैं। हिरोशिमा एंड नागासाकी आर द वर्स्ट एग्जांपल्स। नेक्स्ट आप बताते हैं, दीज आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ट्यूमर्स। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसको जानने के लिए हमें एक सवाल का आंसर जानना पड़ेगा, कैंसर होता क्या है। पहले मुझे ये बताएं, व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज नॉट अ बैक्टीरियल और वायरल डिसीज। एक्चुअली कैंसर इज नॉट अ डिसीज। अनकंट्रोल्ड
ग्रोथ होती है। सही कह रहे हैं। एक्चुअली में आपके मालूम है आपकी पूरी बॉडी में कैंसर का मतलब ये है कि पपीते के पेड़ पे अगर टमाटर लगने लगे तो ये कैंसर है। क्योंकि हम सब ने 10th तक बेटा हेरिडिटी और ये पढ़े हैं डीएनए। हाँ मालूम है पपीते के पेड़ का हर सेल अपने को रिप्लिकेट करता है। आने वाले सेल्स पपीते के ही होंगे, सबका डीएनए सेम होता है। दैट्स वाई आप पपीते के पेड़ पे टमाटर नहीं उगा सकते। आपकी बॉडी के साथ भी चाहिए, आपके डीएनए के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी का हर सेल मैच कर रहा है। अगर बाय द वे किसी एक सेल का डीएनए के केमिकल्स या क्रोमोसोम चेंज हो जाए, और वो नेचुरल भी हो सकते हैं, एक्सीडेंटल हो सकते हैं, रेडिएशन से हो सकते हैं, केमिकल्स से हो सकते हैं, देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ कॉजेज। लेकिन अगर चेंज हो गया तो वो सेल अलग हो जाएगी, वो सेल आपकी नहीं रही, वो सेल कुछ और हो गई। वही जो मैं कहता पपीते के पेड़ पे टमाटर का सेल हो गया वो। अब आपको मालूम है हर सेल अपने आप को रिप्लिकेट करता है, तो करना ही है उसे, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। वो क्या करेगा, वो अपने को रिप्लिकेट करेगा। अच्छा तुमने ध्यान दिया अपनी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इसीलिए अपनी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस घुसते हैं, साथ ही उनका शिकार किया जाता है। तुमने ध्यान दिया बॉडी के लिए फॉरेन सेल है, तो बॉडी कोशिश करेगी उसको खत्म करने की, ये कोशिश करेगा बॉडी को खत्म करके अपनी ग्रोथ करने का, दैट इज कैंसर। इसलिए मैंने कहा था गामा रेज अगर आपके ऊपर पड़ी, गामा रेज का आप देखेंगे पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई है। आपके क्रोमोसोम के जो केमिकल्स हैं विच इज कॉल्ड डीएनए और अदर केमिकल मुझे मालूम नहीं, फॉर उसके लिए कोई बायोलॉजी वाला होगा, है कि नहीं है? कौन कौन से होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड होती हैं और कौन क्या क्या होता है उसमें? आरएनए, डीएनए। आरएनए डीएनए होता क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। डीएनए में जो है, डीएनए में जो होता है, जो स्ट्रैप्स होते हैं, जो स्ट्रैंड होते हैं, इनमें ये केमिकल्स के नाम क्या होते हैं? अच्छा आप अमीनो एसिड पूछ रहे हो? एडेनाइन, गुआनाइन। हाँ अब बिल्कुल सही कहो, मुझे ऐसे ही कुछ याद था लेकिन मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा। एडिसन या ऐसा कुछ नाम है, एडिनाइन गुआनाइन वगैरह होते हैं। जो पेप्टोन या ऐसा कुछ भी नाम आता है, फॉस्फेट लिंक होती है शायद। हाँ पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं पेप्टाइड्स, डीएनए सही है। में। बहुत वर्षों नहीं पढ़ी तो मुझे ये ध्यान नहीं रहता, इतने नाम कौन याद रखेगा। पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं, फॉस्फेट वगैरह की लिंक होती है, समझ में आ रहा होगा। केमिकल्स है, ये चेंज कर देंगे, अगर चेंज कर देंगी मतलब डीएनए बदला, हो गया टमाटर। आदमी के अंदर टमाटर नहीं दे देता, ट्यूमर। अपन उसे टमाटर ना कह के ट्यूमर कहते हैं। एक्चुअली ट्यूमर क्या है? ट्यूमर इज सम सॉर्ट ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच नॉट आवर्स। वो अपनी नहीं रह गई, वो पराई हो चुकी है, उन सेल्स का गुच्छा आपके लिए कहलाता है ट्यूमर, दैट्स ऑल। दिक्कत वही है, वो आपकी बॉडी को किल करना चाहता है, वो अपना कॉलोनी बनाना चाहता है, आप अपनी बनाना चाहते हो। उसको बर्न कैसे करोगे उन सेल्स को? डीएनए में चेंज भी गामा रेज से हुआ था, और उस ट्यूमर को, उन सेल्स को बर्न किससे करोगे? तो उनको बर्न आप किससे करते हैं? कैंसर। वहाँ बताता हूँ, किसी बिरला में जाओगे तो वहाँ ध्यान जाएगा, ये थेरेपी कहलाती है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी उसका सिंपल नाम है, बट कीमोथेरेपी जनरली आस्क्ड। और बता देता हूँ, जो आप सबसे ज़्यादा आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं, ये आइसोटोप होता है कोबाल्ट 60, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोबाल्ट कीमोथेरेपी, या कोबाल्ट से उसका होता है। चले प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में इसलिए आपके बैक्टीरिया, जर्म सब एक ही झटके में साफ हो जाते हैं। बाकी इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, से तो समझ में आ रहा होगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस में इस्तेमाल होती हैं। गामा रेज समझ में आ जाती है कि अधिकांश लोगों को, हाँ ना बताएं तो दिख रहा होगा। इसको अपने को कुछ नहीं करना है, 2 बार पढ़ के भैया याद रखना है। समझ में आ रहा है? आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा जाएगा। हाँ पूछो कोई क्वेश्चन। सूरज बोलो। यस सर। सर जो सेकंड लास्ट और लास्ट में सर कैंसर सर, हाँ और कैंसर लिखा आता है सर। एक मिनट सूरज, तुम्हारी आवाज सही नहीं आ रही, एक बार आराम से शब्दों को धीरे धीरे बोलो। लास्ट पॉइंट में वो आप वही पूछ रहे हैं जो ये पूछ रहे थे, शायद मुझे लगता है हार्मफुल है फॉर ह्यूमन बीइंग के लिए। यही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया, शायद आप सुन नहीं पाए, कि आपकी जो डीएनए है उसमें चेंज कर देते हैं, जो हाँ जो कैंसर क्रिएट करेगा। और इन कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बर्न करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं?
आप इस्तेमाल करते हैं गामा रेज का या एक्स रेज का भी, अभी अगले में बताऊंगा एक्स रेज का भी ये यूज है, सही है। अब जो मैं क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन आप बोर्ड में देखेंगे वो क्या बनेगा, वो यहीं से बनता है। वेवलेंथ लिखो, डिस्कवरर बताओ, यूज कोई एक आध पूछेगा, इसने कहा इसको आपको सुनना है, 2 बार रीड करना है और उसका कोई इलाज नहीं है, इसमें कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट आप जो है देखेंगे एक्स रेज, एक्स रेज के बारे में क्या चीज़ बताई जाएगी। डिस्कवरर था आपका रॉन्टजेन, वेवलेंथ याद होगी, पिछली वेवलेंथ क्या थी गामा की, गामा की थी 0.001 से 1 एंगस्ट्रॉम। अगला अपने आप समझ में आया होगा, ये 1 है, अरे चलो ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम से जाएगा 100 एंगस्ट्रॉम। फ्रीक्वेंसी छोड़ दें। एक्स रेज आर प्रोड्यूस व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन समझ में आएंगे, कैथोड रेज होती हैं। कैथोड रेज आर बम्बार्डेड ओवर ए टारगेट ऑफ सम हैवी मेटल लाइक मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम सरीखे किसी हम कहते हैं उस पर जाएंगे तो ये क्या कहलाते हैं, मतलब जब जाते हैं तो ये क्या तो एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं। मॉलिब्डेनम का नाम सुना हुआ है क्या, यस Yes, sir. कहाँ, केमिस्ट्री मैंने तो बायो में सुना। केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मॉलिब्डेनम कहाँ लगता है बताओ, कैटलिस्ट कैटलिस्ट के तौर पे लगता है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अब आप सही हैं, तमाम सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मॉलिब्डेनम पाउडर एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। और बायो में मॉलिब्डेनम कहाँ पे लगता है, वो सॉइल में पाया जाता है। सॉइल में माइक्रो न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स के लिए लगते हैं उसके लिए मॉलिब्डेनम जरूरी होता है। और एक यूज़ बताऊं मॉलिब्डेनम का, क्योंकि ये आप ब्लेड के जैसे अगर कोई खरीदे है ना, यहाँ तो सब लड़की ही लड़कियाँ बैठी बेचारी, बताओ ब्लेड, शेविंग ब्लेड की बात कर रहे थे किससे बात करूं, है ना। शेविंग ब्लेड्स आप देखेंगे, शेविंग ब्लेड्स जो अपना क्लेम करते हैं वो 2 क्लेम करते हैं, मॉलिब्डेनम एज या प्लेटिनम एज। और हाँ, मॉलिब्डेनम या प्लेटिनम एज का तो समझ आ रहा है, ब्लेड की धार उसकी नहीं होती लोहे की, खुरपा थोड़ा चलाना है वो काय की धार रखी जाती है, किसकी कोटिंग होती है, मॉलिब्डेनम या प्लेटिनम की, क्योंकि रिलेटिवली हार्ड और हैवी मेटल है, जंग नहीं लगती, लॉन्ग टाइम आपको वो देंगे, ठीक है ना। अब अगला बताते हैं द एनर्जी एंड पेनिट्रेटिंग पावर। ध्यान से देखना, एनर्जी होती है E बराबर होती है hc अपॉन लैम्डा। आपका ध्यान जा रहा है लैम्डा बढ़ गई ना, देख लो बड़ी हो गई है, C से बड़ी हो गई, तो लैम्डा बढ़ गई मतलब एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, इसलिए एक्स रेज लिखा जाता है। पेनिट्रेटिंग पावर और एनर्जी कम हो जाती है। गामा रेज सबके आर पार निकल जाती थी, एक्स रेज आपके मेटल्स और हड्डियों के आर पार नहीं निकलती, और चूंकि हड्डियों के आर पार नहीं निकलती इसी बात का फायदा उठाते हैं। जो आपसे करता है एक्सरे फोटोग्राफ आप लेते हैं वही है, मेटल्स के आर पार नहीं जाती, इसलिए मेटल डिटेक्टर में इस्तेमाल होती हैं। कस्टम वगैरह में आप देखेंगे जो कहते हैं पोर्ट्स हैं या एयरपोर्ट्स हैं, इन पे आपके बैग में, आपकी बॉडी में गोल्ड या डायमंड ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आपने छिपा रखी, इसको चेक करने के लिए आप देखेंगे क्या इस्तेमाल होता है, दे यूज़ द एक्स रेज। आए यही छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं, क्या कहेगा, एनर्जी एंड पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ दीज रेज इज लेसर देन दी गामा रेज, गामा रेज से कम हो जाएगी। दस दीज कैन नॉट क्रॉस थ्रू द मेटल्स एंड बोन्स, इसलिए ये मेटल और बोन से, हड्डियों से आर पार नहीं निकलती। बाकी 3 प्रॉपर्टी वही पुरानी है, कौन सी, आयोडाइज द गैसेज, अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, अभी समझ में आ गया होगा, और कॉज फ्लोरोसेंस वही पुराने, जिंक सल्फाइड, बेरियम सल्फेट एंड बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड। बेरियम सल्फेट से रिलेटेड एक मुझे याद आया, एक बार आपके मेडिकल में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि किसी पेशेंट का एक्सरे करने से पूर्व उसे जो है बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन पिलाते हैं, ऐसा क्यों, ये तब पिलाते हैं, ध्यान देखना, जब किसी का अल्सर हो, अल्सर तो मालूम है ना, हाथों में छाले और आते जो है वो इंटेस्टाइन कहीं पंचर हो गई हो, तो उसे क्या करते हैं, ध्यान देखना, बेरियम सल्फेट पिलाते हैं और उसके बाद उसका एक्सरे करते हैं। तो जो बेरियम सल्फेट के क्यों पिलाएंगे, क्योंकि वैसे पेट का एक्सरे करोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, बेरियम सल्फेट पिलाओ तो ध्यान देखना, बेरियम सल्फेट जहाँ पिया होगा वहाँ आपको फोटोग्राफिक प्लेट पे नजर आएगा।
अच्छा जहाँ पंचर होगा वहां ध्यान देखना, आपका एक्सरे कैसा हो जाएगा, ऐसा मान के चलो, एक जगह ऐसा हो गया होगा, नहीं आया अभी समझ में? अरे भैया जहाँ से लीक हो रहा होगा वहां फैला हुआ दिखेगा ना, डॉक्टर तुरंत समझ में आता है दिस पॉइंट इस काम में आती है। बाकी बॉडी में हम कहते हैं कोई किसी को गोली लग गई हो, बम का छर्रा लग गया हो, है ना, कोई शैतान बच्चा का सिक्का या आलपिन निकल गया हो, तो क्या करना पड़ता है, एक्सरे करेंगे, कहाँ फंस गई बेचारी आखिरकार, तो क्या करेंगे, दीज रेज आर, हाँ चलो इधर, द रेज आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, कॉज कैंसर एंड जेनेटिकल डिसऑर्डर, ये तो वही पुराना वाला मामला है। दीज आर यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर डायग्नोसिस ऑफ बोन्स, ये मुझे लग रहा है मैंने बता दिया, एंड डिटेक्टिंग फॉरेन मटेरियल्स लाइक क्वाइन एंड बुलेट इन द बॉडी, सही है, ओके। दीज आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी टू क्योर स्किन डिसीजेज, ये स्किन डिसीजेज के क्योर में भी आपके काम में आती हैं। Then cancer and tumors, these are used in engineering for locating the crack, air bubble and flaws in the metallic material. Metallic material कोई मशीन, कोई गर्डर, कोई बहुत बड़ी बीम, इनमें ध्यान देखना आयरन की ऐसे किसी के बीच में क्रैक हो, और इनका क्रैक नॉर्मल आंख से नहीं दिखता, क्योंकि आयरन का गर्डर या बीम भी काले कलर की होती है, उसमें क्रैक तुम पता नहीं लगा पाओगे। क्या करते हैं, एक्सरे एक बार करते हैं सीधा, अगर कहीं क्रैक होगा, बीच में कहीं एयर बबल बन गया होगा, क्योंकि पिघले लोहे से बनाए जाते हैं ना, पिघले लोहे में बीच में एयर बबल हो सकता है मशीनरी में, तो वो सब इससे पता चलते हैं। और एक लास्ट, दीज आर यूज्ड टू डिटेक्ट गोल्ड, सिल्वर, डायमंड कंसील्ड इन बैग्स और इन द बॉडी ऑफ द पर्सन एट कस्टम चेक पॉइंट्स, या मैंने कहा मेटल डिटेक्टर्स पर। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई ऐसी खास बात में दिक्कत देगी। चलो एक और बता देता हूँ चलते चलते, एक बता देते हैं अपन अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज में, अब ये नाम है, इसको समझना, ये मत कहना समझाओ, ये सिर्फ अपन पढ़ लेंगे। खोज करता था JW रिटर, वेवलेंथ याद होगी, अब 100 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, तो 4000 तक क्यों जा रही है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट के बाद आ जाती है, ऊपर थी एक्सरे, एक्सरे 100 पे खत्म हुई थी, और 4000 पे वॉयलेट शुरू हो जानी है, तो जो बीच का पार्ट है वो अपने आप दिख रहा हो। इसने कहा था वेवलेंथ याद करना, मैं बता भी दूंगा एक बार सारी लिख के, तो आसानी से याद रहेंगी, फ्रीक्वेंसी में फंस जाओगे जाके, फ्रीक्वेंसी निकाल लेना। नेक्स्ट आपसे कहता है क्या होगा, द सन, ये तो मालूम होगा यार, द सन इज द मेजर सोर्स ऑफ द अल्ट्रावायलेट वेव्स, ये नहीं मालूम, ओजोन लेयर इनको रोकती है। These are also produced by electric welding. इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होते देखिए कहीं पर, Yes, sir. बढ़िया, कहाँ देखी, वेल्डिंग की शॉप। वेल्डिंग शॉप पे। दो तरह की वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग कहलाती है और एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, दोनों देखी हैं। गैस वेल्डिंग होती है जिसमें एक पाइप सरीखा लिए रहते हैं, पाइप से फ्लेम निकलती है लौ, वो गैस वेल्डिंग। एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं, एसिटिलीन बोले हिंदी में क्या कहलाती है, इथाइन। C2H2 सर, हाँ तो इथाइन ही होगी, C2H2। इथाइन होगी कि नहीं होगी, हाँ इथाइन होगी यार, कंफ्यूज मत किया करो, एक तो केमिस्ट्री में वैसी कमजोर है, कंफ्यूज कर दो। C2H2 ये आप सही कह रहे हैं, वो गैस वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है जिसमें वो लेके और उसमें एक रॉड फंसा के और टच करता है ना, वैसे आप देखेंगे स्पार्किंग ढेर बार निकलती है। इस स्पार्किंग के समय आप देखेंगे आपकी अल्ट्रावायलेट रेज डेवलप होती हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज डेवलप होंगी तो अल्ट्रावायलेट रेज ध्यान देखना ओजोन पैदा करती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज की खासियत होती है ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करती हैं, इसलिए आप कभी जो है किसी वेल्डिंग वाले के पास खड़े हो तो धीरे से आंख बंद करके सांस लेना, तो समझ में आएगा तीखी सी स्मेल आएगी, वो तीखी सी स्मेल ओजोन की होती है। नाक उसमें डाल देना, अच्छा वहाँ ज़्यादा आ रही है क्या जरा नाक क्या होगा। चल अब अगला समझ में आ रहा होगा, वेवलेंथ और ज़्यादा बढ़ गई है, वेवलेंथ और ज़्यादा बढ़ गई तो अगला स्टेटमेंट साफ समझ में आएगा, द एनर्जी एंड पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ दीज वेव रिमेन्स मच लेसर देन दैट ऑफ द गामा रेज। अब आप गामा रेज से बहुत नीचे आ गए,
ठीक दीज रेज, बाकी ये वही 3 प्रॉपर्टी अब तो समझ में आ रही होंगी। आयोनाइज द गैस, अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, कॉज फ्लोरोसेंस, इनको छोड़ें। अल्ट्रावायलेट रेज इन लार्ज क्वांटिटीज आर वेरी हार्मफुल टू लिविंग टिश्यूज, ये लिविंग टिश्यूज के लिए हानिकारक हैं। दीज कॉज टैनिंग ऑफ द स्किन, टैनिंग ऑफ द स्किन क्या होता है? काली पड़ काले पड़ जाती है। जाना स्किन का। सन टैन। काली पड़ जाना, काली पड़ जाना मत बताओ यार, ये तो गंदा शब्द हो गया। अचानक से ब्लैक हो जाती है, सन टैन हो जाता है ना। बेटा विदेशों में लोग बेचारे डॉलर खर्च करके बीचेस पे जाके रेत पे पसर के सनबाथ लेते हैं। बोले क्या कर रहे हो? गर्व से बताएगा आई एम टैनिंग माई स्किन, और तुम ऐसे करो काली पड़ जाना। मतलब तुमने तो बेचारी इतने बड़े फैशन की धज्जी हो। जैसे कहा जाए एक अर्थ में सही है, टैनिंग मतलब ये होता है नहीं तो काला पड़ जाना, नहीं कलर थोड़ा कलर सा डाउन हो जाना। सही है ना। गोल्डन टाइप में आता है कि उनकी एक्चुअली स्किन जो है प्योर वाइट होती है। और दूसरा आपसे एक चीज पूछूंगा कि आपने ध्यान दिया है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ठंडे देशों के निवासी उनकी स्किन बिल्कुल वाइट होती है, वो गोरे नहीं होते, वाइट होते हैं। आप लगभग गोरे होते हैं। और अगर आप साउथ के में जाएंगे अफ्रीका तो स्किन कलर डार्क होता जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर जो मेलानिन होता है ना वो हीट में ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। बिल्कुल जिससे सही वो आप काले कह रहे हो हैं, जाते तो हीट नहीं अल्ट्रावायलेट हैं। रेज। हाँ, means वही rays। एक्चुअली क्या हम लोग जो है 10th तक एक चीज पढ़ा करते थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इवोल्यूशन और वेरिएशन कहलाते थे। हर जीव जंतु अपने वातावरण से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं अपने को चेंज करता है। आप अगर देखेंगे, अगर आपने थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ी हो तो ज्योग्राफी में एक दिक्कत है। ज्योग्राफी बताती है कि जो आपका अर्थ है बेचारी ऐसी टेढ़ी घूमती है, सही कह रहा हूँ ना। फिर आपने पढ़ा होगा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न। तो आप देखेंगे जो सनलाइट है ये इक्वेटर पे बिल्कुल सीधा हमला करती है। सबसे ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज जो आपकी हीट और अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये कहाँ आती हैं? इसी जगह सबसे ज्यादा आती हैं। यहाँ पे पीछे पड़ जाते हो नॉर्थ में, सबसे कम हो जाती हैं। अब अल्ट्रावायलेट रेज जहाँ ज्यादा आ रही हैं, तुम्हारा ध्यान जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज अगर होंगी तो स्किन डिसीजेज और कैंसर डेवलप होंगे। तो फिर हम अपने को कैसे बचाएं? तो हमारी बॉडी क्या काम करती है? मेलानिन प्रोड्यूस करती है। मेलानिन होता है ब्लैक पिगमेंट, चाहे आपके बाल हो चाहे आपकी स्किन हो, इसी की प्रेजेंस की वजह से काली होती है। और जितना ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी उतना ही अपने आप को बचाएगा, उतना ही मेलानिन प्रोड्यूस करके उसको बचाए रखेगा। अच्छा उल्टा कनाडा चले जाओ, बोले यहाँ धूप ही नहीं आती, अल्ट्रावायलेट रेज है ही नहीं, तो है ही नहीं। तो आपने ध्यान दिया इसलिए उनके मेलानिन प्रोड्यूस ही नहीं होता। और स्किन आप देखना गोरी नहीं होती, दैट्स व्हाई दैट इज वाइट। अगर ध्यान देखो तो गोरी नहीं कहलाती, वो क्या कहलाती है? वाइट कहलाती है, एब्सेंस ऑफ द मेलानिन। सही है, तो ये आपका जवाब बिल्कुल सही था। तो इसी लाइन को हम आगे ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? टैनिंग ऑफ द स्किन ड्यू टू द प्रमोशन ऑफ मेलानिन यानी कि ब्लैक पिगमेंट इन द स्किन। और आगे बताता है दिस में कॉज स्किन डिसीजेज एंड स्किन कैंसर। सही है। और आगे बढ़ोगे, दीज वेव्स आर कॉल्ड एक्टिव वेव्स बिकॉज दीज कॉज केमिकल चेंजेस इन वेरियस सब्सटेंसेस। एक्टिव रेज कहलाती हैं। बहुत सारी जगह आप देखेंगे इनको कैटलिस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल चेंजेस को प्रमोट करती हैं, इसलिए एक्टिव रेज हैं। और एक अच्छी बात है, अपनी बॉडी में ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। इसलिए आप अगर अपना बचपन याद करें, जब आप बिल्कुल छोटे थे तो आपको याद आएगा जो आपकी मम्मियाँ हैं पहले तो आपको तेल रगड़ती थी और फिर उठा के धूप में सूखने को टांग आती थी। हाँ, तो ऐसा अत्याचार आपके ऊपर क्यों किया जाता था याद है? क्योंकि तेल यानी फैटी एसिड्स और धूप यानी अल्ट्रावायलेट रेज, जहाँ आपकी बॉडी बनता है विटामिन डी। और विटामिन डी हम बता दें छोटे बच्चे को सबसे ज़्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि ग्रोथ ऑफ बोन्स और स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स के लिए विटामिन डी ही रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आ रहा है? जब कहा जाए मैं विटामिन डी लूँ तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होना, मेरे जो सप्लीमेंट होगा केवल एक। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसकी बोन्स डेवलप हो रही हैं। चलें बढ़िया, कहाँ काम में आती हैं? दीज आर यूज्ड टू मेक द ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। ये वाटर प्योरिफिकेशन में काम में आती हैं।
ये आप में से जिनके यहाँ आरओ लगा हुआ है, या जो हम बताते हैं महाराजा कॉम्प्लेक्स से चौराहे पे कई बार नहीं थे आरओ वाले वो लिए रहते हैं, उनके बैनर पे देखोगे बड़ा बड़ा लिखा होता है यूवी प्रोटेक्शन। कुछ नहीं होता, अल्ट्रावायलेट रेज की छोटी सी मशीन पानी में करोगे तो जो भी आपके प्रोटोजुअन्स हैं, प्रोटोजुअन्स बोले तो हिंदी में क्या कहेंगे, वो क्या नाम होता है, अमीबा और ऐसे जो हम कहते हैं वो है, इनको बर्न ऑफ कर देते हैं। तो बैक्टीरिया या जर्म किलिंग में काम में आते हैं, फूड प्रिजर्वेशन में काम में आएंगे। दीज आर यूज्ड इन स्टरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको स्टरलाइज करने काम में आते हैं। स्टरलाइजेशन मतलब समझ में आता है, वही बैक्टीरिया फ्री करने में, समझ में आ रहा है। These are used to detect the invisible writings, fingerprints and in detection of fake currency। फेक करेंसी और इस सबके पता लगाने में काम में आते हैं। ये जो ऐसे देखते हो तुम ध्यान देखना, बैंक में उनके पास एक लैंप होता है, कभी उन्हें शक हो जाए तो उसके नीचे नोट को रख के जलाते हैं। वो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, जब वो लैंप जलाएगा तो आपको नीली वॉयलेट लाइट दिखेगी। एक्चुअली नीली वॉयलेट इसलिए दिखेगी क्योंकि अभी बता रहा था अल्ट्रा वायलेट और वायलेट लगे हुए पड़ोसी हैं, तो अगर लैंप अल्ट्रा वायलेट लाइट दे रहा है तो वायलेट भी तो देगा, वायलेट दिखती है। और इसलिए बैंक में पोस्टर पे ध्यान से देखना, उसमें लिखा होता है अपना नोट पहचानिए, उसमें कई चीज़ें देती हैं, यहाँ डॉट है, यहाँ गांधी जी मिलेंगे, यहाँ ये, उसमें नीचे वाले पॉइंट्स पढ़ना, उसमें लिखा होता है कि ये चीज़ें आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट में रखने पर दिखेंगी। ये आपको नोट में मिलेगा, या आपको स्टैम्प पेपर देखते हैं, स्टैम्प पेपर देखें उनमें आपको मिलेगा। इसके अलावा इस्तेमाल होती है स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स में, ठीक। और एक सबसे खास बात, क्वार्ट्ज प्रिज्म्स आर यूज्ड टू स्टडी द अल्ट्रावायलेट रेज बिकॉज ऑर्डिनरी ग्लास एब्जॉर्ब्स देम। आप जो है इनकी स्टडी के लिए कौन सा प्रिज्म इस्तेमाल करते हैं, क्वार्ट्ज प्रिज्म। कारण बताया जाता है नॉर्मल ग्लास इन्हें एब्जॉर्ब कर जाएगा। मैं एक छोटी चीज़ याद दिलाता हूँ, अगर तुम्हें याद आ जाए तो, वैसे तुम्हारी याददाश्त खराब है मुझे पता है, लेकिन फिर भी कोशिश करने कोई बुराई नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने एक ऐसा फिगर पढ़ा था, किसी को याद है ये फिगर कहाँ का था? सर फोटो इलेक्ट्रिक मिशन पढ़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में, सही कह रहे हैं, लेनॉर्ड एक्सपेरिमेंट था, इसी की हेल्प से आपने ग्राफ बनाए थे। जब आपकी मैंने कहा मालूम था ना, टेंशन मत लिया, सब मालूम रहता है। इसलिए जब तुम कहते हो सर टेस्ट क्यों ले रहे हो, मैंने कहा ये मैं सुनना, ये जानना चाहता हूँ, वो मालूम है। जब यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज आपकी किसी मेटलिक कैथोड पे आती हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और उसके अकॉर्डिंग 4-5 ग्राफ बनाए थे। ज़रा एक काम करना, ध्यान देखना, उस समय आप बताया गया है और यहाँ आपने लिखा भी होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वार्ट्ज विंडो, और वहाँ भी डिस्कस करते थे क्वार्ट्ज विंडो इसलिए, कांच की विंडो रख दोगे तो ये कहानी खत्म हो जाएगी, कांच इनमें से 90% को एब्जॉर्ब कर जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। बस आपकी मात्र एक रे बचती है, बता दें, इंफ्रारेड और एक छोटी सी रेडियो वेव। तो एक अगले टर्न में 15-20 मिनट हम इनको लेंगे, और उसके बाद हम ध्यान रखना इसी टॉपिक की कंटिन्यूटी में, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, हम स्टार्ट कर देंगे वेव ऑप्टिक्स। तो ये मत पूछना वो कब शुरू हो गई है कब खत्म हो गई, तो बीच में चली जाएगी, ठीक है। तो वेव्स पढ़ रहे हैं उसी पर हम आगे चलते हुए चले जाएंगे, ठीक। चलो 2 मिनट में अटेंडेंस लगा दूँ। चौने आया था बैठना, 1 मिनट कौन कौन प्लान मुझे बता देना।
ठीक है। और एक निवेदन है आप सभी से बेटा, जिनकी फीस हम बताएं 5-6 हज़ार के आसपास है, वो अपने अगले इंस्टॉलमेंट एक आध टर्न में जमा करा दे, है ना। इसलिए इस कड़ी में सबसे पहला नाम आज सब और क्या कहेंगे। चलो अभिनव सिंगर है, जरा देखना तो सीक्वेंस ही दिए होंगे है। चलो आकांक्षा, नहीं आकाश है। आकाश है। चलो बढ़िया। अमन शर्मा, अमन शर्मा नहीं है। नहीं। अमीशा, है। अनमोल सिंह तो है ही। अनुष्का तुम और यही बैठी है। अर्पित शर्मा, है। आयुषी, आयुषी नहीं है। नहीं। दिव्या, है। ओके। काव्यश्री, है सर। खुशी, है। कुशाग्र शर्मा होगा, नहीं है। नहीं है। अरे कहाँ किधर क्या जा रहे थे ऊपर। चलो नेक्स्ट एक कुसुम, है सर। हम्म, है। नैन्सी सेंगर है सर। और नम्रता शर्मा। है। ये तो ठीक है, हमने बातें की थी। नेहा जो खुद ही है। चलो प्रियंका शर्मा ये मौजूद है। रितेश तोमर, है सर। सौरभ सिंह, है। ठीक है। और सौरभ सिंह बेटा आपकी फीस हम बता दें बहुत कम जमा है, कुछ फीस जमा करा दें, है ना। देखें कैसे करा सकते हैं, ठीक। अरे कहाँ भागे पीछे, बाकियों को कौन झेलेगा। अरे और भी तरह होंगे इसके नीचे। नहीं सर लास्ट तो वही है। 12 बजे दिखाई दे रहे हैं। बाकी तो 20 मिनट में गायब हो गए। बाकी सब गायब हो गए थे, अपने क्या। श्वेता मौजूद है, हटाओ। सूरज को मौजूद मान लेंगे। तनुष्का मौजूद है। और कौन है, युवराज सिंह, ये लोग। सर नोट्स दे दो। कौन से नोट्स? एक भी नहीं मिले। कौन कौन से देने हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट वाले, न्यूक्लियाई है बस। न्यूक्लियाई ये बस। ये लो। एक काम कर, अगले टर्न पे आ जा, मुझे ध्यान रहेगा। तो इसको मैं अब तो यहीं आती रहेगी ना, हाँ। कि फिर भग जाएगी। नहीं आऊंगी। बस तो ठीक है।